आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसे टकराव की पड़ताल करने जा रहे हैं जो किसी तूफान से कम नहीं है। एक तरफ है धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसे पीढ़ियों ने मोहब्बत का सबसे पाक और दर्द भरा दस्तावेज माना है। और उसके ठीक सामने खड़ी है एक और किताब, रेत की मछली। ये उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि गुनाहों का देवता की पूरी दुनिया पर किया गया एक जोरदार और बेचैन कर देने वाला हमला है। और यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। रेत की मछली को लिखा है डॉक्टर कांता भारती ने, जो धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी। हाँ, और इसे गुनाहों का देवता के 26 साल बाद 1975 में प्रकाशित किया गया था। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इन्हीं दो रचनाओं के इर्द गिर्द है। बिल्कुल, मतलब क्या ये महज दो अलग अलग उपन्यास हैं या फिर एक ही कहानी के दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें एक साथ पढ़े बिना सच अधूरा रह जाता है? सही बात है। हम इन दोनों उपन्यासों की दुनिया में उतरेंगे, उनके किरदारों को समझेंगे और उस सबसे बड़े और विस्फोटक आरोप की तह तक जाएंगे जो रेत की मछली को हिंदी साहित्य की सबसे विवादित रचनाओं में से एक बना देता है। चलिए तो फिर उस उपन्यास से शुरू करते हैं जो एक पूरी पीढ़ी के लिए प्यार का पैमाना बन गया था, गुनाहों का देवता। मुझे तो आज भी याद है, जब इसे पहली बार पढ़ा था तो इसकी भाषा, इसकी मासूमियत, चंदर और सुधा का वो रिश्ता, ऐसा लगता था जैसे ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। आपने एहसास शब्द का इस्तेमाल किया और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी काव्यात्मक भाषा, वो आदर्शवाद, वो त्याग, ये सब मिलकर एक ऐसा नशा पैदा करते हैं कि पाठक उसमें डूब जाता है। हाँ, चंदर और सुधा तो हिंदी साहित्य के सबसे यादगार किरदारों में से हैं। बिल्कुल, एक ऐसा प्यार जो सामाजिक बंधनों की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाता और उसका दर्द पाठकों को अपना सा लगता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वक्त के साथ इस उपन्यास को देखने का नजरिया बदला भी है। जो चीज एक जमाने में आदर्शवाद लगती थी, आज उस पर कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, आज के कई समीक्षक मानते हैं कि ये उपन्यास उस दौर की मर्दों वाली सोच को काफी बढ़ावा देता है। उनका आरोप है कि इसका नायक चंदर, जिसे देवता की तरह दिखाया गया है, असल में अपनी महानता के बोझ तले दबा हुआ एक उलझा हुआ इंसान है। वो अपने आसपास की हर औरत, चाहे वो सुधा हो, पम्मी हो या बिनती, सबको एक अजीब से भावनात्मक और कामुक तनाव में रखता है। मतलब वो खुद कोई फैसला नहीं लेता, लेकिन सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और परेशान होते हैं। ठीक यही, वो त्याग का दिखावा तो करता है, लेकिन कहानी के अंत में सबसे ज्यादा तकलीफ में और अकेला वही नजर आता है। तो आलोचक पूछते हैं कि ये कैसा देवता है जिसके आसपास सिर्फ गुनाह और दर्द ही पनपते हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो उपन्यास की चमक को थोड़ा फीका कर देता है। और शायद इसी फीकी पड़ती चमक के पीछे छिपी सच्चाई को दिखाने के लिए रेत की मछली का जन्म हुआ। स्रोतों के मुताबिक इस उपन्यास को पढ़ना कोई सुखद अनुभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाठकों ने इसे घिनौना, असहज करने वाला और ऐसी किताब जिसे बार बार पटकने का मन करे जैसा बताया है। ये शब्द बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये उपन्यास आपको सहज करने के लिए लिखा ही नहीं गया है। इसकी कहानी है कुंतल की, एक पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली आत्मनिर्भर महिला जो शोभन नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लेखक से प्रेम विवाह करती है। उसकी आंखों में एक सुंदर और बराबरी वाले रिश्ते के सपने हैं। एक आदर्श शुरुआत जैसी हर कोई चाहता है। बिल्कुल, लेकिन ये आदर्श बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदल जाता है। शादी के कुछ दिन बाद शोभन अपनी मुंह बोली बहन मीनल को घर ले आता है और यहीं से कुंतल की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मतलब वो शोभन जो बाहर की दुनिया के लिए एक महान प्रोफेसर, लेखक और विचारक है, वही शोभन घर के बंद दरवाजों के पीछे एक शैतान का रूप ले लेता है। तो ये सिर्फ मानसिक जुल्म तक ही सीमित है या कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है? क्योंकि स्रोत इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। ये कहानी उस हद तक भयानक हो जाती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उपन्यास में ऐसे दृश्य हैं जहां शोभन अपनी पत्नी कुंतल की मौजूदगी में उसी के कमरे में मीनल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। क्या उसी कमरे में? हाँ, वो कुंतल को ये सब देखने पर मजबूर करता है और जब वो अपना चेहरा दर्द से फेर लेती है तो शोभन उसके यातना भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। ये तो अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। और ये सिर्फ मानसिक क्रूरता नहीं है। शोभन कुंतल को बेरहमी से पीड़ता है और उसे जबरदस्ती एक कागज पर यह लिखने को मजबूर करता है कि वो यानी कुंतल एक बदचलन औरत है और उसके बाहर किसी और से संबंध है। और ये सब वो आदमी कर रहा है
जो सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर बौद्धिक जिम्मेदारी पर भाषण देता है। बिल्कुल, मानवीय मूल्यों पर लंबे लंबे भाषण। ये इतना भयानक और इतना निजी लगता है कि इससे सीधे वो सबसे बड़ा और विस्फोटक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? स्रोतों का दावा है कि रेत की मछली महज एक उपन्यास नहीं बल्कि एक आत्मकथा है। ये कांता भारती के अपने अनुभव हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा और विवादित सच माना जाता है। कहा जाता है कि कुंतल का किरदार खुद कांता भारती हैं और शोभन का किरदार उनके पति धर्मवीर भारती पर आधारित है। और इस आरोप को बल देने के लिए उपन्यास में कुछ सुराग भी हैं। हाँ, कुछ ऐसे सुराग छोड़े गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा लेकिन चौंकाने वाला सुराग है जन्मदिन का। उपन्यास में लेखक नायक शोभन का जन्मदिन क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को होता है। अच्छा। और धर्मवीर भारती का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को ही होता है। अरे वाह, ये तो कोई संयोग नहीं हो सकता। ये तो जानबूझकर छोड़ा गया एक निशान है, एक इशारा कि पाठक समझें कि बात किसकी हो रही है। बिल्कुल, ये एक ऐसा तथ्य है जो पाठक को कहानी को सिर्फ कहानी की तरह पढ़ने से रोकता है। एक और गहरा कनेक्शन है बहन के रिश्ते को लेकर, गुनाहों के देवता में। हाँ, वहाँ तो चंदर के अपनी बहनों के साथ रिश्ते को बहुत पवित्र और आदर्श दिखाया गया है। सही कहा, वो रिश्ता उसकी महानता का एक प्रतीक है और कांता भारती रेत की मछली में उसी बहन के पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ा देती हैं। वो कैसे? वो दिखाती हैं कि कैसे मुंह बोली बहन का रिश्ता एक पति के लिए अपनी पत्नी को धोखा देने और उससे मानसिक रूप से तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये गुनाहों के देवता के आदर्शवाद पर सीधा प्रहार है। इसी सीधे प्रहार से जुड़ी एक पंक्ति का जिक्र हमारे एक स्रोत में है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक जगह कुंतल अपने पति शोभन के बारे में सोचती है। हाँ, वो पंक्ति दिल दहला देने वाली है। कुंतल सोचती है, शोभन फादर पॉल के पास नितांत शिष्टता के साथ इस तरह खड़े थे जैसे गुनाहों की बहुत बड़ी बस्ती में एकमात्र देवता खड़ा हो। क्या बात है, ये तो सीधा हमला है। मतलब कांता भारती ने गुनाहों का देवता के शीर्षक को ही पलटकर एक तमाचा जड़ दिया है। ये तो बहुत ही साहसी और दुस्साहसी लेखन है। यकीनन, और ये दुस्साहस सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि लिखने के अंदाज में भी दिखता है। दोनों उपन्यासों की शैली में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये तो है। गुनाहों का देवता की भाषा काव्यात्मक है, सजी सवरी, अलंकृत। उसे पढ़ना किसी खूबसूरत गजल को सुनने जैसा है। वहीं रेत की मछली की भाषा सीधी, सपाट, चुगने वाली। उसमें कोई बनावट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी निजी डायरी के पन्ने फाड़कर आपके सामने रख रहा हो, जिस पर स्याही के साथ साथ आंसू और खून के धब्बे भी हैं। वो आपको सुंदर महसूस कराने की कोशिश नहीं करती, वो आपको सच का आईना दिखाने की कोशिश करती है, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। बिल्कुल। और इस बदसूरत सच को दिखाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली है। शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा रूपक है, रेत की मछली। बहुत गहरा प्रतीक है। मछली पानी में रहती है, जो जीवन, गति और भावनाओं का प्रतीक है। जब उसे रेत पर फेंक दिया जाता है तो वो तड़पती है, उसका दम घुटता है। और कुंतल की हालत शादी के बाद ठीक उसी रेत पर पड़ी मछली जैसी हो जाती है। हाँ, जो एक सूखे, बेजान और दम घोंटू रिश्ते में फंसकर तड़प रही है। यानी कुंतल ही वो मछली है जिसे मोहब्बत के समंदर से निकालकर शादी की सूखी रेत पर फेंक दिया गया है। बिल्कुल। और एक और प्रतीक है जंगली बेल का। उपन्यास में कुंतल अपने घर में बड़े प्यार से सुंदर फूलों का एक बगीचा लगाती है। ये बगीचा उसके सपनों, उसकी उम्मीदों का प्रतीक है। और फिर? लेकिन मीनल के आने के बाद उस बगीचे में एक जंगली बेल उगाती है जो धीरे धीरे सारे सुंदर फूलों को निगल जाती है, पूरे बगीचे को तबाह कर देती है। ये जंगली बेल मीनल और उसके रिश्ते का प्रतीक है। हाँ, ये उस बाहरी रिश्ते का प्रतीक है जो शादी की पूरी नींव को, सारे सपनों को एक दीमक की तरह खा जाता है। ये प्रतीक इतने असरदार हैं कि वो कहानी के दर्द को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सब सुनकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों इस किताब ने इतना विवाद खड़ा किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेत की मछली को लेकर पाठकों की राय पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा बदली है। जब ये 1975 में आई थी तब इसे कैसे देखा गया था? उस वक्त ज्यादातर साहित्यिक समाज ने इसे खारिज कर दिया था। इसे एक घिनौनी, बदला लेने की भावना से लिखी गई और एक पत्नी की कुंठा कहकर दरकिनार कर दिया गया था। ये माना गया कि एक महान लेखक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अब
आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन बुक क्लब्स के जमाने में जी रहे हैं, क्या नजरिया बदला है? जमीन आसमान का फर्क आ गया। आज की पीढ़ी, खासकर महिला पाठक, इसे एक साहसी और जरूरी फेमिनिस्ट दस्तावेज की तरह देख रही हैं। इसे अब एक कुंठित पत्नी का लिखा नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा और मानसिक क्रूरता के खिलाफ एक गवाही माना जा रहा है। तो मतलब अब इसे गुनाहों का देवता के साथ पढ़ना जरूरी माना जा रहा है? कई लोग तो यहाँ तो क्या कहें कि गुनाहों का देवता को समझने के लिए रेत की मछली को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि सिक्के का दूसरा पहलू भी पता चले। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। आज कांता भारती की तुलना सिल्विया प्लाथ जैसी लेखिकाओं से की जा रही हैं, जिन्होंने अपने लेखन के जरिए अपने दर्दनाक अनुभवों को दुनिया के सामने रखा। एक पाठक की टिप्पणी हमारे स्रोतों में है जो मुझे बहुत सटीक लगी। क्या थी वो? उस पाठक ने लिखा था कि गुनाहों का देवता एक बहुत खूबसूरत नक्काशीदार संदूक है, जिसे खोलो तो अंदर से मकड़ी के जाले और धूल निकलती है, और रेत की मछली वो तेज धार वाली कुल्हाड़ी है जो उस खूबसूरत संदूक को एक ही वार में तोड़कर उसके अंदर का सच बाहर ले आती है। वाह, क्या कमाल की उपमा है। एक खूबसूरत संदूक और उसे तोड़ने वाली कुल्हाड़ी, ये इन दोनों उपन्यासों के रिश्ते को पूरी तरह से बयान कर देती है। तो इन स्रोतों के जरिए हमने जो सफर तय किया, वो हमें एक अजीब दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ एक ऐसी कला है जो दशकों से लोगों को पसंद आ रही है, एक आदर्शवादी प्रेम की कहानी जो दिल को छूती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कड़वा सच होने का दावा है जो उस कला के पीछे छिपी क्रूरता को उजागर करता है। ये हमें कला और कलाकार के बीच के उस सदियों पुराने सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। रेत की मछली को पढ़ने के बाद क्या कोई भी पाठक गुनाहों का देवता को फिर से उसी मासूमियत और श्रद्धा से पढ़ सकता है? क्या चंदर का किरदार फिर कभी देवता लग सकता है? शायद नहीं। यही रेत की मछली की ताकत है। वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहती, वो एक दूसरी, पहले से स्थापित कहानी के मायने हमेशा के लिए बदल देती है। और यही सवाल हम आज सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब एक रचना दूसरी रचना की बुनियाद हिला दे, तो हम सच्चाई को कहाँ खोजें? कला की उस सुंदरता में जो हमें अच्छी लगती है, या जीवन के उस कड़वे तकलीफदेह अनुभव में जो शायद उस सुंदरता के पीछे छिपा हो? इसका जवाब शायद हर पाठक को खुद ही खोजना होगा।